Good morning students, welcome to my new video. In this video we will see the third lesson of history, ruling the rural area, and you have to open your page number 26 while watching this video. There are some new words and their meanings, and we have to understand the meaning of these words here, and especially these words used during the British period. Okay. First word, absentee landlords means landlords who own huge areas of land in village but lived in टाउन्स. जो लैंडलॉर्ड्स रहते थे उनकी लैंड्स विलेजेस में होती थी. ओके. और वो खुद टाउन्स में रहते थे, यानी जो भी फार्म जो भी लैंड्स थी वो विलेज में रहती थी और उनके खुद के घर ये टाउन्स में रहते थे. Then, Izardari system means a system in which the right to collect revenue was given to the highest bidder. ये क्या कौन सी सिस्टम थी? यहाँ पे जो भी रेवेन्यू मीन्स टैक्स कलेक्ट करने के राइट्स थे वो हाईएस्ट बिडर को दिए गए थे. बिडर मीन्स जो बोली लगाता था उसे बोलेंगे हम बिडर. ओके. Then Malwari system. Malwari system means in this system the revenue settlement was made for the entire village or महल. और महलवारी सिस्टम में क्या था कि जो भी रेवेन्यू सेटलमेंट था, रेवेन्यू कलेक्शन था वो पूरे विलेज के लिए होता था या महल के लिए होता था. What is mean by महल? महल means a revenue estate consisting of village or a group of villages. जो भी रेवेन्यू स्टेट था मीन्स जहाँ से भी टैक्स कलेक्ट होता था वो विलेज से किया जाता था या ग्रुपली किया जाता था. विलेजेस के जो भी ग्रुप रहते थे वहाँ से किया जाता था. देन परमानेंट सेटलमेंट. इन दिस सिस्टम जमींदार्स वर मेड द लैंडलॉर्ड्स ऑफ द एंटायर लैंड. और ये जो परमानेंट सेटलमेंट थी ये सिस्टम में जो ज़मींदार थे वो लैंडलॉर्ड्स बन चुके थे पूरे लैंड के. रैट्स. नेक्स्ट वर्ड इज हियर रैट्स, अ टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब इंडियन पीजेंट कल्टिवेटर्स. और ये जो रैट्स थे ये किसे कहा जाता था? जो पीजेंट्स थे, इंडियन पीजेंट्स कल्टिवेटर्स मीन्स इंडियन फार्मर्स, उन्हें हम रैट्स बोलेंगे. नेक्स्ट रेतवरी सिस्टम means in this system the farmers directly paid the land revenue to the government. और ये जो रेतवरी सिस्टम थी ये सिस्टम के हिसाब से जो फार्मर्स थे इंडियन फार्मर्स उन्हें डायरेक्टली जो भी टैक्स पे करना था वो गवर्नमेंट को करना था, उसे बोलेंगे हम रेतवरी सिस्टम. नाउ कम टू द लेसन. We have already read in the previous chapter that after the Battle of Buxar, the English East India Company got the right to collect revenue of Bengal, Bihar and Orissa. And हमने सेकेंड लेसन में बैटल ऑफ बक्सर एंड बैटल ऑफ प्लाजी के बारे में पढ़ा. देयर वर टू बैटल्स ओके among the British and the Bengal, and after this battle of Buxar the English East India Company got the right to collect the revenue. यानी ये जो बक्सर की बैटल हुई थी इसके बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी इन्हें रेवेन्यू कलेक्ट करने के राइट्स मिल चुके थे अपने इंडिया में. ओके. कहाँ कहाँ से ये रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते थे? बंगाल, बिहार एंड ओडिशा. नाउ ओडिशा जिसे हम उड़ीसा कहते हैं. ओके. एज द ब्रिटिश पावर कंट्रोल इंडियन टेरिटरीज दे रिक्वायर्ड मनी or had to bear the cost of maintaining the administrative structure, meet war expenses and fund for buying Indian goods for exporting to England. And जो ब्रिटिश पावर था जो ब्रिटिश थे उन्होंने अपने इंडियन टेरिटरीज पे कंट्रोल किया था और ये कंट्रोल करने के लिए उन्हें कुछ पैसों की ज़रूरत थी. उन्हें मेंटेनेंस करना था, उसके लिए कुछ पैसों की ज़रूरत थी. किसका मेंटेनेंस कर रहे थे वो? एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर. ओके. एंड जो भी वॉर वहाँ पे होती थी युद्ध लड़ाइयाँ उसके लिए कुछ खर्चा होता था
एंड जो भी इंडियन गुड्स वो एक्सपोर्ट कर रहे थे इंग्लैंड में, उसके लिए उन्हें पैसों की ज़रूरत थी. एक्सपोर्ट मीन्स देर आर टू प्रोसेस, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट. ओके, इम्पोर्ट मीन्स अगर हमारे इंडिया को कुछ चीज़ों की ज़रूरत है तो वो अदर कंट्रीज से खरीदते हैं, और वो अदर कंट्री से अपने इंडिया में लाया जाता है, उसे बोलेंगे हम इम्पोर्ट. और हमारे इंडिया से कुछ थिंग्स अदर कंट्रीज़ में जाती है, फॉरेन कंट्रीज़ में जाती है, बेची जाती है, तो उसे हम बोलेंगे एक्सपोर्ट. तो क्या हो रहा था यहाँ पे, एक्सपोर्टेशन हो रहा था ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड. ओके, जो भी ब्रिटिश थे वो कुछ चीज़ें अपने इंडिया से खरीद रहे थे, फॉर एग्जांपल स्पाइसेस वगैरह, कॉटन स्पाइसेस, और ये कम दामों में अपने इंडिया से खरीदते थे और इंग्लैंड में जाके वो हाई रेट पे बेचते थे, हाई प्राइस में वो बेचते थे. तो इसे बोलेंगे हम एक्सपोर्ट. ओके, जो चीज़ें इंडिया में खरीदी जाती है या इंडिया से बाहर बेची जाती है अदर कंट्रीज़ को, उसे बोलेंगे हम एक्सपोर्ट. तो ये एक्सपोर्टेशन के लिए भी वहाँ पे उन्हें पैसों की ज़रूरत थी. The only aim of the company was to make as much money as possible. और कौन सा एम था कंपनी का, सिर्फ कि इंडिया से पैसा कमाना. ओके, इट वाज द ओनली एम ऑफ कंपनी. Since land revenue was the main source of income, its a timely collection was critical for the company. And उनके पास कौन सा सोर्स था, रेवेन्यू कलेक्शन, लैंड रेवेन्यू कलेक्शन. इट वाज अ सोर्स ऑफ इनकम. एंड ये जो भी कलेक्शन था ये क्रिटिकल था कंपनी के लिए. Between 1793 to 1857, the government framed policies aimed at maximizing the income of the British. And 1793 से लेके 1857 तक ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, इन्होंने कुछ पॉलिसीज़ फॉर्म किए अपने इंडिया में. व्हाट वाज द एम ऑफ दिस पॉलिसीज़, मैक्सिमाइजिंग द इनकम ऑफ द ब्रिटिश. जो भी ब्रिटिशों का इनकम होता था इंडिया से वो बढ़ाना, ज़्यादा से ज़्यादा इनकम यहाँ से ब्रिटिशों को चाहिए था, इसलिए उन्होंने बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज़ यहाँ पे फ्रेम की और वो यूज़ भी की अपने इंडिया में. ओके, तो वो पॉलिसीज़ के बारे में हमें ये लेसन में पढ़ना है कि कौन सी पॉलिसीज़ यहाँ पे यूज़ की गई बाय ब्रिटिश ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड. गॉट इट. लैंड रेवेन्यू पॉलिसी till 1793. First policy was here, land revenue policy till 1793. Prior to the arrival of the British, villages in India were largely self-sufficient units, and the primary occupation in the villages was agriculture. और अपने इंडिया का प्राइमरी ऑक्यूपेशन कौन सा था विलेजेस में, एग्रीकल्चर. Farmers owned the land they tilled and paid part of the yield as a tax to the king. और ये जो ब्रिटिश अपने इंडिया में आने के पहले अपने इंडिया का प्राइमरी ऑक्यूपेशन जो विलेजेस थे वहाँ पे एग्रीकल्चर था. एंड जो फार्मर्स उनकी खुद की लैंड होती थी और वो जो वहाँ पे क्रॉप्स ग्रो करते थे, जो भी प्रोड्यूस होता था उसमें से कुछ हिस्सा किंग को एज अ टैक्स पे करना पड़ता था. बिसाइड्स सम पीपल वर ऑल्सो एंगेज इन आर्ट एंड क्राफ्ट्स लाइक पॉटरी मेकिंग एंड स्मेल्टिंग. और कुछ लोग वहाँ पे फार्मर्स थे तो कुछ क्राफ्ट पर्सन्स भी थे, वो आर्ट एंड क्राफ्ट्स में एंगेज रहते थे, जैसे पॉटरी मेकिंग एंड आयरन स्मेल्टिंग में. ओके, पॉटरी मेकिंग ये एक एक्टिविटी थी कुछ लोगों की, और आयरन स्मेल्टिंग मीन्स आयरन से कुछ बनाते थे वो.
The East India Company, after obtaining the Diwani of Bihar, Bengal and Orissa in 1765, अब ये जो दीवानी थी, दीवानी मीन्स जो भी टैक्स कलेक्ट करने की प्रोसेस थी, उसे दीवानी कहा गया है। और कहाँ से टैक्स कलेक्ट करते थे ये? बिहार, बंगाल एंड उड़ीसा। और कब इन्हें ये राइट्स मिले थे? 1765 से। कंटिन्यूड विद द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन, उन्होंने ये ट्रेडिशनल मेथड ही वहाँ पे कंटिन्यू रखी टैक्स कलेक्ट करने की। The corrupt officials of the company collected huge amounts of revenue and amassed a huge personal fortunes। और वहाँ पे क्या हो रहा था कि जो करप्ट ऑफिशियल्स थे, बेईमान थे, वो बहुत बड़ा अमाउंट कलेक्ट कर रहे थे और उनका खुद का पर्सनल प्रॉफिट वहाँ पे बहुत सारा हो रहा था। ओके। विलेज इकोनॉमी डिक्लाइन रैपिडली ड्यूरिंग दिस पीरियड, और जो भी विलेज इकोनॉमी थी वहाँ पे वो स्पीडली डिक्लाइन होती गई। डिक्लाइन मीन्स एंड होता गया, यानी जो भी विलेज थे वो जो भी उनके पास पैसा था, रिचनेस थी, वो अब ख़त्म होने लगी। एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन डिक्लाइन सिग्निफिकेंटली, जो भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन था वो डिक्लाइन होने लगा। आर्टिसंस टू अबैंडन विलेजेस एज अ ब्रिटिश ऑफिसर्स coerced them to sell handmade goods at a low prices। एंड जो भी आर्टिसंस थे विलेजेस में, उनकी जो हैंडमेड थिंग्स थी, हैंडमेड गुड्स थे, ये कम दामों में बेचने के लिए ब्रिटिश ऑफिसर से प्रेशर आ रहा था। यानी वो उन्हें फोर्सफुली अपनी चीज़ें कम दामों में बेचने के लिए कह रहे थे, और उसकी वजह से उनका जो भी वर्क था वो स्टॉप हो चुका था। अबेंडन मीन्स रुकना, रोक लगाना, एंड कोर्स मीन्स प्रेशर लाना, दबाव डालना। ओके। This terrible famine of 1770 worsened the situation, and there were famine also in 1770, और उसकी वजह से जो भी सिचुएशन थी वो बहुत ही बुरी हो चुकी थी। ओके, worsened means बहुत बुरी। Hence, Warren Hastings introduced a इजारदारी सिस्टम in 1772 to improve the situation। और इसकी वजह से यहाँ पे जो वैरन हेस्टिंग्स थे उन्होंने एक सिस्टम यहाँ पे इंट्रोड्यूस की, विच वाज दिस सिस्टम? इजारदारी सिस्टम फॉर इम्प्रूविंग द सिचुएशन। जो सिचुएशन वहाँ पे हुई थी, मीन्स जो करप्ट ऑफिशियल्स थे, ब्रिटिश ऑफिशियल्स, वो अपने फ़ायदे के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए बहुत सारा टैक्स वहाँ से कलेक्ट कर रहे थे फार्मर से। एंड जो भी आर्टिसंस थे उनका भी वर्क यहाँ पे स्टॉप हो चुका था। एंड देयर वर वन फैमिन ऑल्सो। एंड ये सभी चीज़ों की वजह से यहाँ पे जो विलेज इकोनॉमी था ये डिक्लाइन हो चुका था, और ये सिचुएशन इम्प्रूव करने के लिए इजारदारी सिस्टम वहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दी गई थी। In this system, the right to collect revenue was given to the highest bidder for a period of 5 years। और ये जो सिस्टम थी, ये सिस्टम के हिसाब से जो रेवेन्यू कलेक्शन के राइट्स थे, रेवेन्यू में टैक्स कलेक्शन के जो राइट्स थे वो हायर बिडर को दे दिए गए थे 5 सालों के लिए। दीज बिडर वर कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टर्स। और ये जो भी बिडर्स थे, बिडर्स मीन्स बोली लगाने वाला पर्सन, ओके, उन्हें कॉन्ट्रैक्टर कहा जाता था। एंड दिस सिस्टम वॉज नॉट सक्सेसफुल एज अ बिड्स वर अनरियलिस्टिक। और ये जो भी सिस्टम यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दी गई इजारदारी सिस्टम, ये ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रही, क्योंकि ये जो भी बिड्स थे वो अनरियलिस्टिक थे, वो रियल नहीं थे। सो द कंपनी कुड नेवर रियलाइज द होल अमाउंट। और इसकी वजह से जो भी कंपनी थी उन्हें रियल अमाउंट के बारे में पता ही नहीं चलता था। टैक्स अलग कलेक्ट होता था, और यहाँ पे जो भी बिड्स थे, जो भी बोली थी, वो अलग रहती थी। Moreover, there was instability in revenue as the income earned changed every year
अकॉर्डिंग टू द बिडिंग एंड रियल कलेक्शन। और वहाँ पे जो भी रेवेन्यू था उसमें इंस्टेबिलिटी थी। इंस्टेबिलिटी मीन्स अस्थिर था, वो स्टेबल नहीं था। एंड जो भी इनकम होता था वो हर साल चेंज होता था according to the bidding and real collection. And therefore, in order to smoothen the revenue collection process, the company introduced three new revenue collection systems: the permanent settlement, the mahalwari system, and the rathwari system over a period of time. And इसीलिए वहाँ पे थ्री systems introduce कर दी गई, which were these three new revenue collection system: permanent settlement, the Mahalwari system, and the Rathwari system. Okay, now first we have to study about the permanent settlements on page number 27. When it introduced 1793. In 1793, Lord Cornwallis introduced the permanent settlement or zamindari बंदोबस्त in Bengal, Bihar and the Orissa. परमानेंट सेटलमेंट को क्या कहा जाता था? ज़मींदारी बंदोबस्त. ओके, एंड कहाँ पे यूज़ की गई ये सिस्टम? बंगाल, बिहार एंड ओडिशा. मेन फीचर ऑफ दिस सेटलमेंट. Features means विशेषता, speciality. The revenue to be collected was fixed permanently with no scope of revision later. और जो भी रेवेन्यू था, जो भी टैक्स वहाँ पे कलेक्ट होता था वो फिक्स्ड था, परमानेंटली था. वहाँ पे कुछ चेंजेस होने की चांसेस नहीं थे. The local zamindar was to collect revenue from the peasants and pay on time to company, even if crops failed due to flood or drought. Otherwise, the land would be auctioned off. And जो लोकल ज़मींदार थे वो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे फार्मर्स से, पीजेंट्स से. पीजेंट्स मीन्स फार्मर. एंड कंपनी को उन्हें जो भी रेवेन्यू कलेक्ट होता था वो पे करना पड़ता था. इवन वहाँ पे जो भी क्रॉप्स ग्रो होते थे, अगर वो फेल होते हैं या ड्रॉट आता है या फ्लड आता है, उसकी वजह से जो भी क्रॉप्स थे वो फेल्ड होते थे, तो ये कंडीशन में भी वहाँ पे टैक्स पे करना पड़ता था. अदरवाइज द लैंड वुड बी ऑक्शन ऑफ. नहीं तो उनकी जो भी लैंड थी वो छीन ली जाती थी. This led to emergence of a new class of absentee landlords, merchants and traders who own land in village but lived in towns, and who from the status of tax collectors became hereditary landowners. और ये जो भी वर्क था ये कौन कर रहे थे? देर वर वन न्यू क्लास इमर्ज, एक ग्रुप वहाँ पे इमर्ज हो चुका था, एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स. इन्हें क्या कहा जाता था? एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स. जो मर्चेंट्स थे, ट्रेडर्स थे, वो उनकी विलेजेस में लैंड रहती थी और लेकिन वो टाउन्स में रहते थे. एंड उन्हें टैक्स कलेक्टर्स भी कहा जाता था. एंड अब ये टैक्स कलेक्टर्स तो थे ही, लेकिन वो ये हेरिडिटरी लैंड ओनर्स भी बन चुके थे. द कल्टिवेटर्स बिकेम देयर टेनेंट्स. और जो कल्टिवेटर्स थे, जो पीजेंट्स थे, फार्मर्स थे, वो अब टेनेंट्स बन चुके थे इनके. टेनेंट्स मीन्स किराएदार. ओके, भाड़ेकरू बोलेंगे इन मराठी. Whatever remained with the जमींदार after paying the revenue was his profit. और जो भी उन्हें टैक्स कलेक्ट होता था उसमें से जो भी कंपनी को पे करना पड़ता था और जो बचा रहता था वो उनका प्रॉफिट होता था. ओके, नाउ नेक्स्ट, एडवांटेजेस फॉर द कंपनी. अब ये जो भी सिस्टम वहाँ पे इंट्रोड्यूस हो चुकी थी उसके कुछ एडवांटेजेस थे कंपनी वालों को.
इनकम ऑफ द कंपनी इंक्रीज, और जो भी इनकम था कंपनी का वो इंक्रीज हो चुका था. इवन ड्यूरिंग एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस द कंपनी हैड एन एश्योर्ड सोर्स ऑफ इनकम. अगर वहाँ पे कुछ क्लाइमेट चेंज होता है, फॉर एग्जांपल अगर फ्लड आता है या वहाँ पे सूखा आता है, फिर भी उन्हें उनका जो भी टैक्स कलेक्शन था वो मिलता ही था. जो भी इनकम था वो फिक्स था. द न्यू लैंडलॉर्ड्स वर स्टॉन्च सपोर्टर ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट. और जो भी न्यू लैंडलॉर्ड्स वहाँ पे थे, जो ग्रुप वहाँ पे इमर्ज हो चुका था, ये ग्रुप ऑनेस्ट था. स्टॉन्च मीन्स ऑनेस्ट, सपोर्टर था ब्रिटिश गवर्नमेंट का. द ब्रिटिश यूज्ड देम फॉर एस्टेब्लिशिंग देयर अथॉरिटी. और ये जो ग्रुप था इनका ब्रिटिश गवर्नमेंट अपनी जो भी अथॉरिटी है, अधिकार है, उन्हें एस्टेब्लिश करने के लिए यूज़ किया करते थे. उसके साथ जो भी रिवॉल्ट्स वहाँ पे होते थे, अगर फार्मर्स पीजेंट्स वहाँ पे रिवॉल्ट करते हैं, ट्रेडर्स वहाँ पे अगर कुछ रिवॉल्ट्स करते हैं, अगेंस्ट जाते हैं ब्रिटिशों के, रिवॉल्ट यानी गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाना, उसे बोलेंगे हम रिवॉल्ट. इन हिंदी क्रांति बोलते हैं इसे. तो ये जो अगर वहाँ पे रिवॉल्ट्स होते हैं, उन्हें सप्रेस करने के लिए भी ये ग्रुप का यूज़ होता था. ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इफेक्ट्स ऑन द पीजेंट्स एंड जमींदार्स. अब ये जो सिस्टम थी परमानेंट सेटलमेंट, इसका इफ़ेक्ट पीजेंट और ज़मींदार्स पे क्या हुआ था. कंपनी वालों के लिए तो बहुत सारे एडवांटेजेस यहाँ पे थे, क्योंकि उनका बहुत सारा इनकम यहाँ पे हो रहा था. जो भी इनकम था वो फिक्स था, लेकिन इसके इफ़ेक्ट जो थे वो किस पे हुए थे, peasants एंड जमींदार्स पे. द peasants however suffered terribly अंडर दिस सिस्टम. और जो peasants थे, फार्मर्स थे, ये बहुत ही दुखी थे ये जो सिस्टम थी इसकी वजह से. द peasants who were the actual cultivators of the land were left at the mercy of जमींदार. एंड जो एक्चुअल कल्टिवेटर्स थे, जो पीजेंट्स थे लैंड के, इनकी कंडीशन बहुत ही बुरी हो चुकी थी, क्योंकि जो ज़मींदार्स थे इन पे ही इन्हें डिपेंड रहना पड़ता था. मर्सी मीन्स दया, कृपा. अगर इनकी कृपा रहे तो ये जो पीजेंट्स थे, ये जो कल्टिवेटर्स थे, ये लैंड कल्टिवेट कर सकते थे, अदरवाइज नहीं. ओके, they had to pay a very high revenue and could be evicted if they failed to do so. उन्हें बहुत ही हाई रेवेन्यू, बहुत ही ज़्यादा टैक्स कलेक्ट पे करना पड़ता था. अगर वो पे करने में फेल्ड होते हैं, वो पे नहीं कर पाते, तो उनकी लैंड चली जाती थी. ओके, इन ऑर्डर टू पे द रेवेन्यू, peasants borrowed money from the money lenders at higher interest. और जो भी रेवेन्यू पे करना पड़ता था, उसके लिए जो peasants, जो फार्मर्स थे, वो पैसा उधार ला रहे थे मनी लेंडर से, और उनका जो भी इंटरेस्ट था वो बहुत ही हाई था. लोन जो लेते थे उसका इंटरेस्ट हाई इंटरेस्ट था. इन केस ऑफ नॉन रीपेमेंट ऑफ लोन, जो भी लोन वो वहाँ पे ले रहे थे, अगर वो पे नहीं कर पाते तो उनकी लैंड जो भी थी वो गिरवी रखी जाती थी. द लैंड वॉज मॉर्गेज. मॉर्गेज मीन्स गिरवी रखना. एंड दे वर कंपेल्ड टू माइग्रेट टू सिटीज़. कंपेल्ड मीन्स मजबूर करना. और लैंड अगर चली जाती है तो वो अब यहाँ पे विलेज से निकल के सिटी की तरफ माइग्रेट होते थे. उस सिटी की तरफ मूव होने के लिए यहाँ पे वो मजबूर हो रहे थे. ओके, द लैंड रेवेन्यू फिक्स्ड वाज सो हाई दैट इवन लैंडलॉर्ड्स बेयरली मैनेज्ड. एंड जो भी लैंड रेवेन्यू था, जो लैंडलॉर्ड्स यहाँ पे रेवेन्यू कलेक्ट करके कंपनी वालों को दे रहे थे, तो वो जो कलेक्शन था वो फिक्स था. एंड यहाँ पे कोई कोई ऐसे लैंडलॉर्ड्स थे कि वही ये मैनेज कर पा रहे थे रेवेन्यू कलेक्शन.
एंड दैट इज़ वाई इन इनिशियल ईयर्स मैनी ज़मींदार्स लॉस्ट देयर लैंड, और इसीलिए बहुत सारे ज़मींदार ने अपनी लैंड गंवा दी थी ये रेवेन्यू कलेक्शन में. Neither the British nor the landlords made any investment in land एंड इम्प्रूव एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन. और आगे का इफेक्ट्स क्या हुआ कि जो भी लैंड थी जहाँ से एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन मिल रहा था, तो ये इम्प्रूव करने के लिए कोई भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं था. ब्रिटिश भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे थे और लैंडलॉर्ड्स भी लैंड में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे थे. जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इम्प्रूव करने के लिए इन्वेस्टमेंट किया जाता था, इसके लिए कोई भी रेडी नहीं था. द पीजेंट्स वर फोर्स्ड टू ग्रो कैश क्रॉप्स सच एज इंडिगो एंड कॉटन इन ऑर्डर टू अर्न मैक्सिमम रेवेन्यू. और जो पीजेंट्स थे उन्हें यहाँ पे कैश क्रॉप्स ग्रो करने के लिए फोर्स किया जा रहा था. जैसे इंडिगो, कॉटन, दीज आर द कैश क्रॉप्स. एंड व्हाट इज़ दिस इंडिगो? ये एक डाई है, कलर है. ओके, तो इंडिगो और कॉटन ग्रो करने के लिए यहाँ पे फोर्स किया जा रहा था. फॉर व्हाट? फॉर अर्निंग द मैक्सिमम रेवेन्यू, ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए, अर्न करने के लिए यहाँ पे फोर्स किया जा रहा था. देयर आर MCQs. वी हैव टू सॉल्व दिस MCQs फ्रॉम हियर. फर्स्ट, इजारदारी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, there are three options: A. Cornwallis, B. Hastings and the Munro. Hastings, B option is the answer here. Okay, ये जो हेस्टिंग्स थे इन्होंने इजारदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस की थी. परमानेंट सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन, व्हेन दिस परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस्ड द 1793. C option is the answer here. Okay. Now next topic is here Rathwari system 1820. What was this Rathwari system? We have to study about this Rathwari system. Okay. इसके पहले कौन से सेटलमेंट के बारे में हमने पढ़ा? परमानेंट सेटलमेंट के बारे में. व्हाट वाज देयर? ये क्या थी परमानेंट सेटलमेंट? कि जो भी रेवेन्यू था वो जो लैंडलॉर्ड्स, ज़मींदार्स थे, उन्हें कलेक्ट करना पड़ता था और वो फिक्स अमाउंट कंपनी वालों को पे करना था. वो जो फार्मर्स, जो भी पीजेंट्स थे, उनसे ये रेवेन्यू कलेक्ट करते थे और कंपनी को पे करते थे. उसमें जो भी फार्मर्स थे उनकी बहुत ही बुरी कंडीशन थी, क्योंकि वो इतना ज़्यादा टैक्स पे नहीं कर पा रहे थे. उसकी वजह से उनकी लैंड चली गई थी. और बहुत सारे ऐसे ज़मींदार भी थे कि उन्हें फिक्स पे करने की वजह से वो टैक्स कलेक्ट नहीं कर पा रहे थे, और उसकी वजह से इनकी भी, बहुत सारे ज़मींदारों की भी लैंड वहाँ पे चली गई थी. ओके. नाउ there is Rathwari system. This system of revenue collection was introduced in Bombay and Madras presidencies. और ये जो भी सिस्टम थी रैतवरी, ये कहाँ पे इंट्रोड्यूस हुई? बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसीज. और परमानेंट सेटलमेंट कहाँ पे इंट्रोड्यूस की गई थी? बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा. ओके. और ये रैतवरी, बॉम्बे, मद्रास प्रेसिडेंसीज. In this system, revenue was directly collected from the rats or the cultivators. और ये जो सिस्टम थी, इसमें जो भी रेवेन्यू था, जो भी टैक्स था, वो डायरेक्टली पीजेंट से, कल्टिवेटर से कलेक्ट किया जाता था. द रेत was recognized as the owner of the land who paid tax directly to the government. और जो भी रैट्स थी इन्हें ओनर समझा जाता था अपने लैंड का, और उन्हें डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करना पड़ता था जो भी टैक्स था वो. अंडर द सिस्टम द लैंड ओन्ड बाय द रैट्स वर सेपरेटली सर्वेड एंड देन एन असेसमेंट वाज मेड. और ये जो सिस्टम थी, ये सिस्टम के अंडर में यहाँ पे जो पीजेंट्स थे, रैट्स किसे कहा गया है? पीजेंट को, फार्मर्स को. उनकी खुद की लैंड वहाँ पे रहती थी और वहाँ पे सेपरेटली सर्वे होते थे. ओके. एंड असेसमेंट वहाँ पे बनाई गई थी.
However, the taxes were very high, 55%, and were collected rigidly. और वहाँ पे जो भी टैक्सेस थे वो बहुत ही हाई थे, 55% थे, और बहुत ही स्ट्रिक्टली वहाँ पे वो कलेक्ट किए जाते थे. Rigidly means strictly. The revenue payable was roughly half of the total yield, and दिस सिस्टम केम टू बी नोन एज द मुंद्रो सिस्टम. इस ये जो सिस्टम थी इसे मुंद्रो सिस्टम कहा गया, बिकॉज इट वॉज थॉमस मुंद्रो हु डेवलप्ड दिस सिस्टम and applied it all over South India. Why this system is called the Munro system? बिकॉज़ ये जो थॉमस मुनरो थे इन्होंने ये सिस्टम डेवलप की थी, और साउथ इंडिया में ये पूरे साउथ इंडिया में ये यूज़ की थी, अप्लाई की थी. ओके, द रेट्स 1 minute on page number 28. You should open your page number 28. The rats position was no better than the conditions of peasants in the previous जमींदारी system. एंड यहाँ पे भी जो फार्मर्स थे, रेट्स किसे कहा गया है, फार्मर्स को, पीसेंट्स को, उनकी पोजीशन बेटर नहीं थी. जो कंडीशन ज़मींदारी सिस्टम में पीसेंट्स की थी, फार्मर्स की थी, वही पोजीशन, वही कंडीशन यहाँ पे भी थी. ये जो सिस्टम थी मुंद्रो सिस्टम, यहाँ पे भी पीसेंट की सेम कंडीशन थी. द ओनली डिफरेंस वॉज दैट ही पेड डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट. और डिफरेंस क्या था, फ़र्क क्या था, कि यहाँ पे डायरेक्टली गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ रहा था. द पीसेंट वॉज सो पुअर दैट ही कुड नॉट डू मच टू इम्प्रूव द लैंड. एंड जो भी फार्मर्स थे वो बहुत ही गरीब होने की वजह से वो अब अपने लैंड को इम्प्रूव करने पे ध्यान नहीं दे पा रहे थे. वो अपने लैंड को इम्प्रूव नहीं कर रहे थे. अनेबल टू फुलफिल द हाई रेवेन्यू डिमांड्स, द पुअर राइट्स फ्लेड्स टू द सिटीज़. और जो भी हाई रेवेन्यू डिमांड्स थी, यानी जो भी टैक्स उन्हें पे करना पड़ रहा था वो बहुत ही ज़्यादा होने की वजह से वो अगर ये डिमांड्स फुलफिल नहीं करते हैं तो उन्हें गांव छोड़ के सिटीज़ की तरफ भागना पड़ रहा था. ओके, गॉट इट. And next is here Mahalwari system, and about these Mahalwari systems we will see in the next video. Okay, ये सिस्टम के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं. And did you understand about these two systems? First was the permanent settlements, and second Rathwari system. And these are the policies of British, and British used these policies in our India. Okay, and what was this permanent settlement? Who introduced this? Lord Cornwallis introduced this permanent settlement, and when in 1793, and where in Bengal, Bihar and Orissa. And there were some main features of these permanent settlement and some advantages for the company. इसके जो भी advantages हुए, फ़ायदे हुए, ये कंपनी वालों को ही हुए. and there were some effects on the peasants and the ज़मींदार्स. और कुछ effects थे ये परमानेंट सेटलमेंट के. वो इफ़ेक्ट्स ज़मींदार और फार्मर्स पे हुए, पीसेंट्स पे हुए. मीन्स जो भी पुअर पीसेंट्स थे, फार्मर्स थे, वो जो रेवेन्यू हाई डिमांड थी उनकी रेवेन्यू की, वो पे नहीं कर पा रहे थे. उसकी वजह से उनकी लैंड चली जा रही थी और वो गांव छोड़ के सिटी की तरफ मूव हो रहे थे. और जो ज़मींदार से थे, बहुत सारे ऐसे ज़मींदार थे कि वो टैक्स कलेक्ट नहीं कर पा रहे थे. जितना अमाउंट था कंपनी वालों का, उतना टैक्स वहाँ पे कलेक्ट नहीं हो रहा था. और फिक्स पेमेंट होने की वजह से ज़मींदारों की भी लैंड वहाँ पे जा रही थी. ओके, यानी बहुत सारे ज़मींदार भी वहाँ पे पुअर हो चुके थे, लैंडलेस हो चुके थे. गॉट इट. एंड नेक्स्ट, रेतवरी सिस्टम. व्हाट इज इन दिस रेतवरी सिस्टम? कहाँ पे इंट्रोड्यूस की गई ये सिस्टम, रेतवरी सिस्टम? This system of revenue collection was introduced in Bombay and Madras presidencies. कहाँ पे इंट्रोड्यूस हुई? बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसीज.
एंड जो भी कलेक्शन रहता था, रेवेन्यू कलेक्शन, ये डायरेक्टली पीजेंट से कलेक्ट होता था एंड जो भी गवर्नमेंट थी उसे वो पे होता था, यानी जो भी गवर्नमेंट थी वो डायरेक्टली पीजेंट से रेवेन्यू कलेक्ट करती थी। यहाँ पे कोई मिडल मैन नहीं था रहतवरी सिस्टम में। ओके, एंड दोनों सिस्टम सेम ही थी। यहाँ पे जो भी पुअर कंडीशन थी वो फार्मर्स की ही थी, यानी जो परमानेंट सेटलमेंट थी वहाँ पे भी फार्मर्स को ही बहुत कुछ भोगना पड़ रहा था, और रहतवरी सिस्टम में भी सेम कंडीशन थी फार्मर्स की। ओके, एंड दिस रहतवरी सिस्टम इज नोन एज द मुंद्रो सिस्टम ऑल्सो। वाई? क्योंकि ये इसे मुंद्रो सिस्टम क्यों कहा गया? क्योंकि थॉमस मुंद्रो ने ये सिस्टम डेवलप की थी। एंड ये जो यहाँ पे भी जो भी पीजेंट्स थे, रैट्स थे, ये हैप्पी नहीं थे, उनकी कंडीशन बेटर नहीं थी। ओके, एंड दोनों जो सिस्टम्स थी, पॉलिसीज थी, यहाँ पे डिफरेंस क्या था कि जो रैट सिस्टम थी यहाँ पे डायरेक्टली पे करना पड़ रहा था, और जो फर्स्ट सेटलमेंट थी, परमानेंट सेटलमेंट, यहाँ पे ज़मींदार कलेक्ट करके कंपनी को पे कर रहे थे। ओके, गॉट इट? Now today's topic is completed here. Students, you have to read this lesson very carefully and find the new words and search it in dictionary and find the meanings also of these words. Okay, बहुत सारे वर्ड्स मैंने ही दिए हैं लेसन में, लेकिन अगर कुछ और भी वर्ड्स है तो यू कैन सर्च इट इन डिक्शनरी। गॉट इट? एंड जो भी क्वेश्चन आंसर्स आपको मिलते हैं वो सीक्वेंसली आपको नोटबुक में लिखने हैं इन गुड हैंड राइटिंग। ओके, अच्छे हैंड राइटिंग में वो क्वेश्चन आंसर्स आपको लिखने हैं टाइम टू टाइम। अगर पेंडिंग रखेंगे तो एग्ज़ाम के वक्त प्रॉब्लम जाता है फिर एसएसटी का। गॉट इट? हैव अ गुड डे।